चलिए अब ताबड़तोड़ खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र पार्टी युवा को रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण पेश करे हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही है और उनसे राज्य में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा भी किया है। राज्य में हो रहे चुनाव के लिए केवल आरएलडी की तरफ से घोषणा पत्र अभी तक जारी किया गया है। वहीं अब कांग्रेस आज युवाओं के लिए युवा घोषणा पत्र जारी कर दी है। इस घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो भर्ती विधान है उसे बनाने के लिए हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में युवाओं से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। उन्हीं चर्चाओं में से भर्ती विधान निकला है। इस भर्ती विधान में 5 सेक्शन हैं, जिनमें से युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है। हमारी सरकार आएगी तो ये बजट बढ़ाया जाएगा, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है और कहा है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। अच्छी शिक्षा भविष्य निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर में कर्ज दिया जाएगा। घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और इस बस और ट्रेन यात्रा भी फ्री होगी। वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लिए अपने 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने वादे के मुताबिक 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। कांग्रेस ने अपने दूसरी लिस्ट में 16 महिलाओं को टिकट दिए। इसमें पार्टी के दिवंगत नेता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी को साहिबाबाद सीट से मैदान में उतारा गया है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में सरगर्मी बढ़ने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सपा पर वार करते हुए कहा कि नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सियासी हलचल तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज उत्तर प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, मंथन करेंगे और प्रचार प्रसार में भी साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेने वाली समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव गुरुवार रात लखनऊ पहुंची। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज सुबह नेताजी का आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने के बाद ट्वीट भी किया है। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर पर आशीर्वाद लेते हुए फोटो भी शेयर की। उसमें वो मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दी हैं। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कब क्या खेला हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ खेला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत पहले चरण की जेवर विधानसभा सीट देखने को मिल रहा है, जहां सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने पहले कहा कि कोरोना पीड़ित होने की वजह से वो जनहित में अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। लेकिन इस घोषणा को 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि भड़ाना अपने अवतार में पुनः लौट आए और ट्वीट करते हुए अपनों के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने रात करीब 9:45 बजे ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे कोई भी मैदान हो, समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए, गरीबों के लिए,
वीरता से जंग लड़ी है। साथ ही भड़ाना ने कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट में कोरोना नहीं निकला। अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस ट्वीट में उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को टैग भी किया है। दूसरी ओर रालोद जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पुष्टि की है कि अवतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से अभी तक 10 साल तक की उम्र के बच्चे सबसे कम संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर अभी तक कुल 18,82,000 लोग कोरोना के संक्रमण में शिकार हो चुके हैं और अब तक कोरोना से संक्रमित हुए इन लोगों में से सबसे कम 2.89% यानी कि 54,390 बच्चे शामिल हैं। 11 साल से 20 साल की उम्र में अब तक 8.52% किशोर और वयस्क संक्रमित पाए गए। इस आयु वर्ग के कुल 1.60 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18,554 नए मरीज मिले, जबकि 19,328 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इसी तरह लगभग अलग अलग जिले में 10 लोगों की मौतें भी 24 घंटे में हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2,47,845 सैंपल की जांच की गई है। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक रही उमा किरण को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर आजाद समाज पार्टी से पुरकाजी विधानसभा सीट का टिकट ले लिया। आजाद समाज पार्टी और सपा का गठबंधन नहीं होने पर असपा अध्यक्ष ने जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन्होंने अपनी सूची में पुरकाजी सीट से पूर्व मंत्री उमा किरण को प्रत्याशी घोषित किया है। उमा किरण को दूसरे दल से प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने उमा किरण को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रदेश हाईकमान के निर्देश पर लिया गया। उमा किरण 2002 में बहुजन समाज पार्टी टिकट पर चरथावल विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई थी और बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। उन्हें मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था। समाजवादी पार्टी में उन्हें 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाया गया था, लेकिन वो चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समर्थित प्रत्याशी आंचल तोमर से हार गई थी। कांग्रेस समर्थक तौकीर रजा की बहू ने अपने ही घर में बगावती सुर अख्तियार कर दिए हैं। रजा की बहू निदा खान अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कारण ही महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने ये बयान 3 तलाक के संदर्भ में भी दिया है। गुरुवार को एक टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कानून लाकर बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा साथ किसी ने भी नहीं दिया, हमारे दुख को सिर्फ बीजेपी सरकार ने समझा है, तो बीजेपी सरकार ने ही हमारा साथ दिया। इस तरीके का बयान भी सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांसी डायट में संस्कृत के अतिथि प्रवक्ता को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य जिस पर भाषा के संदर्भ में और संरक्षण का दायित्व है, उसे अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक रखने हटाने की छूट नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने बद्रीनाथ तिवारी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि नियमावली 2013 में संस्कृत अध्यापक का पद ही नहीं है। हिंदी अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पद नहीं है, फिर भी नियमित नियुक्ति होने तक संस्कृत अध्यापक संविदा पर नियुक्ति कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और याची को संविदा पर संस्कृत अध्यापक के तौर पर काम देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। गुरुवार को 205 उम्मीदवारों ने कई जिलों में नामांकन दाखिल किए हैं और अब तक कुल दावेदारों की संख्या बढ़कर 388 पहुंच चुकी है। हालांकि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद हर सीट पर दावेदारों की सही संख्या सामने आएगी। वहीं आज से ही दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए 14 जनवरी से नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं।
बदायूं के मूसा झाग थाना क्षेत्र में वीडियो बनाते समय रोटावेटर में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन ने किसी तरह से शव को मशीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदौली में कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस रवाना हुई। उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम ने एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जनपद के अन्य जगहों के लिए रवाना किया है। एक्सप्रेस पूरे जिले की चारों विधानसभाओं के प्रमुख कस्बा और बाजारों में जाकर लोगों को एलईडी में सजीव प्रसारण करके मताधिकार के प्रयोग और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में एक सरकारी हेडमास्टर प्रदेश के कई जनपदों में अध्यापकों से शिक्षा निदेशक वन वसूली करता था। गोपनीय शिकायत पर पुलिस ने हेडमास्टर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर 5 लोग झुलस गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर 35 बकरियों को लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने बकरियां लूट की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस लूट के मामले को टाल रही है, जिससे बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गल्ला मंडी के सक्रिय चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 10 बोरी उर्द बरामद किया है। वहीं जालौन से खबर है, जालौन के कुठंद थाना क्षेत्र में अनियंत्रित डीसीएम ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। घटना से कार सवार पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र में कच्चे मकान भी छत अचानक गिर गई और जिसमें 3 मासूम बच्चे मलबे में दबकर घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मासूमों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 35,000 रुपए, 2 अदद तमंचा और 1 बाइक भी बरामद की है। हरदोई में विधानसभा चुनाव में खुराफातियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर लगभग 90,000 लोगों के खिलाफ पाबंद करने की कार्रवाई की गई और लगभग 600 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। बरेली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया है। बिजनौर में ग्राम प्रधान से तहसीलदार की ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें तहसीलदार ग्राम प्रधान को फोन पर गाली गलौच और धमकी दे रहा है। वहीं ग्राम प्रधान के संगठन में डीएम ने तहसीलदार से शिकायत की है। जालौन के उरई कोतवाली में एंटी करप्शन टीम में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया है। लेखपाल जमीन दाखिल खारिज के नाम पर पैसे मांग रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बरेली में बहू और बेटी से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज इनकी घोषणा होगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। प्रदेश में बीजेपी 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने के कुछ पिछड़ गई है। कांग्रेस की ओर से दिसंबर तक पहली सूची जारी करने का दावा किया गया था। इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया कि जनवरी से पहले सप्ताह में पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बताया भी जा रहा कि अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सहमति बन चुकी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का एक कर इंटरव्यू लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 60 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम भी शामिल हो सकता है। उत्तराखंड में कोरोना के 4,818 नए मामले सामने आए, वहीं 3,422 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 24,255 पहुंच गई। वहीं 4 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है।
कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप रघुवीर विश समेत लैंसडाउन विधानसभा से टिकट के सभी 12 दावेदारों ने भाजपा से निष्कासित पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया है। दावेदारों ने उन्हीं में से एक को पार्टी प्रत्याशी बनाने की मांग की है। साथ ही डॉक्टर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल के नारे के साथ अपने बीच के एक प्रत्याशी को निर्दलीय मैदान में उतारने की भी चेतावनी दे डाली है। एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जहरी खान ने ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, मनीष सुसिद्रवाल और गोपाल रावत ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत अभी तक राजनीतिक दलों की लहर के चलते जीतते आए हैं। हरक सिंह रावत ने साल 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई और अब वो अपने पुत्र वधू के लिए टिकट मांगने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। मसूरी, चक्राता, नैनीताल समेत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को चेतावनी दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अधिकारियों और अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी के लिए देहात क्षेत्र में यूपी से लगने वाली 9 सीमाओं पर बैरिकेड लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 4,818 नए मरीज मिले, वहीं 4 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,87,000 के करीब पहुंच गई। IIM के 13 छात्र छात्राओं में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा 1,601, अल्मोड़ा में 291, बागेश्वर में 106, चमोली में 158, चपावत में 62, हरिद्वार में 706, नैनीताल में 692, पौड़ी में 181, पिथौरागढ़ में 106, रुद्रप्रयाग में 101, टिहरी में 161 और उत्तरकाशी में 63 नए कोरोना के मामले आए। आजमगढ़ में ठंड के बीच गरीब और रात में बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मानो आफत सी आ गई है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा समेत अलाव की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की सारी व्यवस्था ठंड के आगे ठप पड़ी हुई दिखाई दे रही है। मथुरा में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा के विधायक और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने रालोद जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर के गोना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने प्रधान के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। महोबा में 4 महीने पहले मौत हो चुकी महिला को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की पुष्टि की है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी मामले की जांच का आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बलिया के हल्दी गांव में कार्ड धारकों की शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदारों पर छापेमारी करते हुए 110 बोरी गेहूं और 96 बोरी चावल बरामद किया है। बताया जा रहा कि कोटेदार अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देता था। अगली खबर का रुख करेंगे फतेहपुर से है। फतेहपुर में एक सरकारी संविदा कर्मी बिना ड्यूटी किए सरकार से वेतन ले रहा था, जिसकी जानकारी इंचार्ज को ही तो इंचार्ज ने दबंग के खिलाफ जांच बैठा दिया, जिसके बाद दबंग ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर इंचार्ज को कमरे में बंद कर जमकर पीटा है। अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र में कोहरे के चलते एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी में दल बदल कराने वाले नेताओं पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण भड़क गई और इस दौरान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ऐसे नेता का दृष्टिकोण ठीक नहीं होता। कभी बीजेपी तो कभी सपा में रहते हैं, वो वोटों के साथ खिलवाड़ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं से बचकर रहना चाहिए। बादा में रेलवे प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई, जहां 3 घंटों तक खून से लथपथ घायल युवक स्टेशन पर तड़पता रहा, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद यात्रियों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बाराबंकी में बीजेपी विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा सहित कार्यक्रम आयोजक पर मुकदमा दर्ज हुआ। आदर्श आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत दर्ज मुकदमा किया गया है। कलश यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक ने महिलाओं की भीड़ लगवाई थी। बता दें कि जनता टीवी पर प्राथमिकता से खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है।
आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में सपना चौधरी के प्रोग्राम में कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई गई। जहां प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई, वहीं डांस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।